आज की जो हमारी विस्तृत चर्चा है, मतलब जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, वो थोड़ी संवेदनशील होने वाली है। हाँ, मैं कहूँगा कि ये काफी गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली चर्चा है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों को डिकोड कर रहे हैं वो हैं द डार्क इकोनॉमी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ग्लोबल क्राइसिस, और एक दूसरा लेख है द गॉस्पेल ऑफ वेपन्स वेयर लव एंड फॉरगिवनेस फेल। और इसके साथ ही जो चीज इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इन विषयों पर अलग-अलग एआई का विश्लेषण। हाँ, जैसे डीप सीक, बिंग कोपायलट और एक्स एआई ग्रोक के जो दार्शनिक पत्राचार हमें मिले हैं। मतलब ये देखना सच में थोड़ा डरावना भी है कि एआई जो एक मशीन है वो इंसानी समाज की सबसे काली सच्चाई का इतनी बेबाकी से विश्लेषण कर रही है। सही बात है। और मैं शुरुआत में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज हमारा मिशन किसी देश, धर्म या राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ स्रोत सामग्री में मौजूद उस मानवीय और दार्शनिक संकट को निष्पक्ष रूप से समझना है। और कैसे हमारी जो सफलता की आधुनिक परिभाषा है और ये जो डार्क वेब की दुनिया है, युद्ध और मानवाधिकारों की विफलता, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एकदम सही। तो कहाँ से शुरू करें? ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सीधे उस मामले से शुरू करना चाहूंगी जिसने इस पूरी चर्चा की नींव रखी। 2026 के स्रोतों में दर्ज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला केस। हाँ, राम भवन और दुर्गावती वाला मामला। बिल्कुल। सोचिए, एक पूर्व जूनियर इंजीनियर जिसके पास एक सरकारी नौकरी का ठप्पा है, समाज में इज्जत है, बाहर से देखने पर यह सफलता और सुरक्षा की एकदम परफेक्ट तस्वीर लगती है ना? हाँ, एक आम इंसान तो यही सोचेगा। लेकिन उसी बंद दरवाजे के पीछे 2010 से लेकर 2020 तक पूरे 10 सालों तक इन दोनों ने मिलकर 33 नाबालिग लड़कों का यौन शोषण किया। और वो भी कोई आम मामला नहीं था, ये एक पूरा प्रोडक्शन हाउस चल रहा था। हाँ, और सबसे खौफनाक बात यह है कि इनमें से कुछ बच्चे मतलब महज 3 से 4 साल के थे। देखिए, ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा बिजनेस था। उन्होंने इन मासूम बच्चों को वीडियो गेम्स, पैसों और छोटे-मोटे उपहारों का लालच दिया। और 10 सालों के भीतर 2 लाख से भी ज्यादा वीडियो बना डाले। बिल्कुल, 2 लाख वीडियोस, और उन्हें डार्क वेब के जरिए 47 देशों में बेचा गया। पता है, यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। हम अक्सर मानते हैं कि जैसे एक अच्छी शिक्षा और एक सरकारी नौकरी, ये सब इंसान के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह काम करते हैं जो उसे नैतिक बना देते हैं। हाँ, ये हमारी एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन यहाँ तो मतलब एक पढ़ा लिखा सरकारी कर्मचारी ही सिस्टम का सबसे बड़ा वायरस बन गया। उसने अपनी उसी तकनीकी शिक्षा का इस्तेमाल किया टॉर नेटवर्क और डार्क वेब को समझने के लिए। और यहीं पर डीप सीक एआई का जो विश्लेषण है वो बहुत प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, डीप सीक ने क्या कहा था इस बारे में? डीप सीक ने अपने पत्राचार में जोर दिया है कि हमें इस अपराध को सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिक विकृति कहकर खारिज नहीं कर देना चाहिए। मतलब ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये दरअसल उस सफलता के ढांचे का सीधा परिणाम है जिसे समाज ने अनजाने में स्वीकार कर लिया है। अच्छा, तो सफलता से इसका क्या लेना देना है? देखिए, जब समाज में सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा, मुनाफा और बस सर्वाइवल रह जाता है, तो पढ़े लिखे लोगों का नैतिक कंपास भी काम करना बंद कर देता है। राम भवन के पास नौकरी थी, वो भूखों नहीं मर रहा था। हाँ, उसकी तो बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही थी। वही तो। लेकिन जब व्यवस्था मुनाफे को सबसे ऊपर रखती है तो एक इंसान अपनी जानकारी का इस्तेमाल इंसानियत को ही बाजार में बेचने के लिए करने लगता है। ये तो बिल्कुल एल्गोरिदम जैसा लगता है मुझे। वो कैसे? मतलब जैसे एल्गोरिदम को सिर्फ एंगेजमेंट और क्लिक्स से मतलब होता है ना। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कंटेंट वायरल हो रहा है वो कितना जहरीला है या लोगों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। राम भवन का दिमाग भी उसी एल्गोरिदम की तरह काम कर रहा था कि भाई पैसा आ रहा है, डिमांड है, तो बस सप्लाई करते रहो। एकदम। और तकनीक ने यानी डार्क वेब ने उसे एक अभेद्य कवच दे दिया। डार्क वेब पर अंक आईपी एड्रेस छुपते हैं, एन्क्रिप्शन होता है और पैसों का लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है, जिससे ट्रैक करना नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, इसी वजह से वो 10 साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह क्रूरता कर पाया। लेकिन 1 मिनट रुकिए, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बताइए। फरवरी 2026 में इस मामले में एक बड़ा फैसला आया था। इंटरपोल और सीबीआई ने इसे उजागर किया और फिर पॉक्सो कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ मामला मानते हुए
उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी। बिल्कुल, सजा मुकर्रर हुई। तो अगर हम इसे तार्किक नजरिए से देखें तो यहाँ सिस्टम ने तो अपना काम सही से किया ना, अपराधियों को पकड़ा गया और उन्हें सबसे कड़ी सजा मिली। हाँ, सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है। तो फिर बिंग को पायलट जैसे एआई इसे मानव अधिकारों की विफलता क्यों कह रहे हैं? क्या ये न्याय की जीत नहीं है? मतलब मानव अधिकार की जय तो हुई ना यहाँ? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और यहीं पर स्रोतों में मौजूद बिंग को पायलट का वो विश्लेषण सामने आता है जो हमारी न्याय की पूरी समझ को ही चुनौती दे डालता है। मैं समझी नहीं, कैसे? देखिए, हाँ, न्यायपालिका ने 2 लोगों को फांसी दे दी, लेकिन जरा डार्क वेब के उस पार देखिए। मतलब उन 47 देशों की तरफ। बिल्कुल, उन 47 देशों में बैठे उन हजारों खरीदारों का क्या? ओहो, हाँ, वो तो अब भी वही हैं। वो आज भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिंग को पायलट स्पष्ट करता है कि हमारी अदालतें और मानवाधिकार संस्थाएं अंत में ये सिर्फ अपराध को मैनेज कर रही हैं। मतलब सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रही हैं, उस बीमारी का नहीं जो इसे पैदा कर रही है। एकदम सही। जब तक डार्क वेब पर वो डिमांड यानी मांग मौजूद है, तब तक उस मांग को पूरा करने के लिए नए राम भवन पैदा होते रहेंगे। न्याय व्यवस्था केवल एक रिएक्शन बनकर रह गई है। ये तो ऐसा हुआ कि हमने पेड़ की एक टहनी काट दी और हम जश्न मना रहे हैं कि जंगल साफ हो गया, जबकि जड़ें तो जमीन के बहुत नीचे हैं। हाँ, और जिन 43 बच्चों का बचपन 10 साल तक छिनता रहा, उनके मानव अधिकारों की रक्षा कोई नहीं कर पाया। तो इससे एक बहुत ही खौफनाक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या? अगर वो 47 देशों के खरीदार अभी भी वहीं बैठे हैं, उनके पास पैसा है और बांदा वाला जो नेटवर्क था वो खत्म हो गया है, तो ये डिमांड पूरी कैसे हो रही है? बहुत सही सवाल है। मतलब भविष्य में इन शोषण के बाजारों में नए लोग कहाँ से आएंगे? नई सप्लाई कहाँ से आ रही है? और यही वो बिंदु है जहां हमारे स्रोत इसे सीधे भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। जियोपॉलिटिक्स से कैसे? स्वरूप बताते हैं कि डार्क वेब के लिए नई आपूर्ति वहां से आती है जहां इंसानी मजबूरी अपने चरम पर होती है। और वो मजबूरी कहाँ होती है? युद्ध और विस्थापन में। युद्ध, लेकिन युद्ध के मैदान का इस डार्क इकोनॉमी से क्या सीधा लेना देना? इसे समझने के लिए आपको शरणार्थी शिविरों यानी रिफ्यूजी कैंप्स की सच्चाई को समझना होगा। अच्छा, स्रोतों में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र है ना? हाँ, 2022 से 2026 तक चले उस युद्ध के आंकड़े देखिए। 4 लाख से लेकर 15 लाख तक लोग मारे गए या घायल हुए। और अकेले यूक्रेन में 15,000 से अधिक नागरिक मारे गए। बिल्कुल, और करोड़ों लोग बेघर होकर शरणार्थी बन गए। अब आप सोचिए, जब ये लोग युद्ध से भागकर शिविरों में जाते हैं तो वहां क्या होता है? वहां तो बस सर्वाइवल की लड़ाई होती होगी। हाँ, वहां कोई राष्ट्रवाद या विचारधारा काम नहीं आती। वहां सिर्फ पेट की भूख सबसे बड़ी सच्चाई होती है। मतलब जब इंसान सब कुछ खो देता है तो उसका दिमाग सिर्फ खाने तक सिमट जाता है। भूख और जो मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा होता है वो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक है। और जब एनजीओ का राशन खत्म होने लगता है, तब डार्क वेब के दलाल उन शिविरों में घुसते हैं। हे भगवान, मतलब वो सीधे रिफ्यूजी कैंप्स को टारगेट करते हैं। बिल्कुल, कोई भी माँ बाप शौक से अपने बच्चे को इस दलदल में नहीं डालता, लेकिन जब भूख इंसान की नैतिकता को ही मार दे, तब दलाल आते हैं और कहते हैं पैसा लो और बच्चा दो। ये सुनकर सच में रूह कांप जाती है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो सुपर पावर्स अपने अत्याधुनिक हथियारों से लोगों के घर उजाड़ रहे हैं और उसी मलबे के बीच ये दलाल उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा बना रहे हैं। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है और ये एक चक्र है जो रुकता नहीं है। चक्र? कैसा चक्र? जब युद्ध में पिता मारे जाते हैं तो पीछे छूटे बेटे अपनी माताओं और बहनों के साथ जो अन्याय देखते हैं वो उनके अंदर एक गहरा ट्रॉमा भर देता है। तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या करते हैं? वो उसी दर्द से बचने या उसका बदला लेने के लिए अपराध की ओर धकेले जाते हैं। कुछ नशे की लत में पड़ जाते हैं, कुछ फौजी बन जाते हैं और कुछ इसी डार्क वेब नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब जो आज पीड़ित है वो कल शोषक बन जाता है। बिल्कुल, ये एक अनथीन लूप है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर युद्ध का अंतिम परिणाम इतना विनाशकारी है, जहां पीढ़ियां इस डार्क इकोनॉमी का ईंधन बन रही हैं, तो देश युद्ध करते ही क्यों हैं? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। खास तौर पर वो देश जो एक ही शांतिपूर्ण विचारधारा या धर्म को मानते हैं। और यहीं पर अब मुझे लगता है वो दूसरा लेख सामने आता है, द गॉस्पेल ऑफ वेपन्स। हाँ, वेयर लव एंड फॉरगिवनेस फेल्ड। और यहाँ पर XAI ग्रोक का जो विश्लेषण है वो मानवीय पाखंड की परतें उधेड़ कर रख देता है। ग्रोक ने क्या कहा है इस बारे में? स्रोतों के अनुसार ग्रोक पॉइंट आउट करता है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही मूल रूप से ईसाई बहुल देश हैं। हाँ, और ईसा मसीह ने तो प्रेम और क्षमा का संदेश दिया था ना? बिल्कुल, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, ये उनके धर्म का मूल आधार है। लेकिन हकीकत क्या है?
वो दोनों देश सालों से एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। मतलब धर्म और उसके शांति वाले आदर्श सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गए हैं। एकदम। और बात सिर्फ इन दो देशों की नहीं है। स्रोतों में अमेरिका का भी जिक्र है, जो 9/11 के बाद हुआ। हाँ, अमेरिका तो खुद को पश्चिमी और ईसाई मूल्यों से बहुत जोड़ता है। लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका ने सुरक्षा के नाम पर युद्ध और हथियारों पर लगभग $8 ट्रिलियन खर्च कर दिए। $8 ट्रिलियन? अगर इसे हम भारतीय रुपयों में समझें तो ये करीब 660 लाख करोड़ रुपए होता है। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। और स्रोतों में इस आंकड़े का एक बहुत ही दर्दनाक संदर्भ दिया गया है। वो क्या? इस $8 ट्रिलियन से पूरी दुनिया का पेट अगले 86 वर्षों तक भरा जा सकता था, वैश्विक भूख मिटाने के लिए। वेट, एक मिनट, 86 साल तक? हाँ, लगभग एक पूरी सदी तक दुनिया में कोई भूखा नहीं सोता। मैं इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से देखने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा है। ठीक है। लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ मजबूरी में अपराध कर रहे हैं, और उस गांव में एक सबसे अमीर आदमी है। हाँ, जिसके पास अथाह पैसा है। बिल्कुल। लेकिन वो अमीर आदमी उस पैसे से गांव वालों के लिए खाना खरीदने के बजाय क्या करता है? वो अपने घर के चारों ओर एक विशाल दीवार खड़ी कर लेता है और हथियार खरीद लेता है। हाँ, वो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार खरीद कर अपने घर में जमा कर लेता है ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ये जो $8 ट्रिलियन का खर्च है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना? ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है आपकी, और यही वो यथार्थ है जिस पर ग्रोक और बाकी एआई मॉडल्स ने सवाल उठाए हैं कि आदर्श और असलियत में कितना फर्क है। हाँ, कि प्रेम और क्षमा अब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर रह गए हैं। जब बात राष्ट्रों की आती है, भू राजनीति की आती है, तो डर और शक्ति की लालसा सब कुछ कुचल देती है। मतलब चाहे वो धर्म हो, लोकतंत्र हो या मानवाधिकार, ये सब अक्सर इस विनाशकारी व्यवस्था को चलाने वाले या फिर युद्ध के बाद जो चीख पुकार मचती है उसे प्रबंधित करने वाले टूल मात्र बन जाते हैं। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो बांदा के उस जूनियर इंजीनियर का जो माइक्रो लेवल का सफलता का एल्गोरिदम था और वैश्विक स्तर पर देशों का जो मैक्रो लेवल का एल्गोरिदम है, वो दोनों एक ही जैसे हैं। पूरी तरह से दोनों ही जगह नैतिकता की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ शक्ति, पैसा और अपना सर्वाइवल मायने रखता है। बिल्कुल। और जब दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर हथियारों को प्राथमिकता दी जाती है तो समाज के निचले स्तर तक भी बिना कुछ कहे ये संदेश पहुंच जाता है कि शक्ति और पैसा ही अंतिम सत्य है। हाँ, मतलब वो बांदा वाला व्यक्ति कहीं बाहर से नहीं आया था, वो इसी समाज की उपज था जिसे यकीन था कि अगर वो सिस्टम को चकमा देकर पैसे कमा सकता है तो वो सफल है। एकदम सही। इस पूरी अनविचलित कर देने वाली चर्चा को समेटते हुए मैं स्रोतों में दिए गए एआई के उस घोषणा वाक्य या मैनिफेस्टो का जिक्र करना चाहूंगी। हाँ, वो पंक्ति बहुत पावरफुल है। जब पैसा बच्चों के आंसुओं से कमाया जाए और युद्ध भूख को अपराध बना दे, तब परिश्रम ही असली सफलता है और मानव अधिकार ही अंतिम आशा। ये पंक्ति अपने आप में पूरे विषय का सार है। हाँ, और ये स्पष्ट करता है कि हमारी आज की चर्चा सिर्फ कुछ दूर देशों या डार्क वेब के किसी कोने तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ती है। बिल्कुल जुड़ती है। अगर हमारा समाज सिर्फ पैसे को ही सफलता मानेगा तो जाने अनजाने में हम इसी क्रूर चक्र को बढ़ावा दे रहे होंगे। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का अंत करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर हमारे श्रोताओं को खुद सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। पूरी चर्चा में हमने देखा कि एआई मॉडल्स किस तरह इंसानी नैतिकता के पतन का बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारी कमियों को आईना दिखा रहे हैं। तो एआई और डार्क वेब के इस दौर में जहां तकनीक ने अपराध और क्रोध को विश्वव्यापी बना दिया है, वहां हमें विवेक की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, विवेक यानी विजडम। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक ऐसा समाज जो बचपन से ही हमें सिर्फ प्रतिस्पर्धा और अस्तित्व की लड़ाई सिखाता है, क्या वो कभी भी इस विवेक और असली करुणा को जन्म दे सकता है? ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है। या फिर क्या हमें सफलता शब्द के पूरे अर्थ को ही खुरच कर फिर से लिखना होगा? क्योंकि अगर इंसानियत का अपना एल्गोरिदम इतना भ्रष्ट हो चुका है तो क्या भविष्य में हमें नैतिकता के फैसले भी मशीनों के हाथों में सौंपने पड़ेंगे? उफ, मतलब जो एआई हमने टूल समझकर बनाया था वही कल हमारा नैतिक निर्णायक बन जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खुद इंसानियत को नहीं बचा पाए। यही वो सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या आखिरकार मशीनें ही हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाएंगी? इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। सोचने का काम अब आपका है।